हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का सेकंड लेसन भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि गुप्त काल जो था वह स्वर्ण काल कहलाता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसके लिए हमने उसकी कला और साहित्य का वर्णन किया था। उसी के साथ में हम गुप्त काल की आर्थिक स्थिति की उपलब्धियों को साथ में भी लिखेंगे कि किस कारण से गुप्त काल को स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो आर्थिक जीवन में हम देखते हैं कि गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के जो सभी पक्ष हैं, कृषि है, पशुपालन है, व्यापार वाणिज्य है, उद्योग धंधे हैं, शिल्प कला है, ये सारी चीज़ें जो है, सारे पक्ष जो है बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में थे। इन सब की जो महान उपलब्धियां थी, उस समय जो नई तकनीकों का प्रयोग किया गया था, जो विकास हुआ, जो विकास का स्तर जो क्या था, निम्न से उच्चतर की ओर बढ़ता गया। ऐसी स्थिति में इन उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। आर्थिक उपलब्धियों जैसे सबसे पहला पक्ष हम देखते हैं कृषि। लोगों के जीविकोपार्जन का सबसे प्रमुख जो साधन था, आय का प्रमुख जो स्रोत था, वह कौन सा कार्य था? कृषि कार्य। तो जीविकोपार्जन का सबसे प्रमुख कार्य था। जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन कह सकते हैं, प्रमुख कार्य या प्रमुख व्यवसाय कह सकते हैं, ठीक है ना, प्रमुख व्यवसाय। कृषि में हम देखते हैं कि गुप्त काल में कृषि का कार्य जो किया जाता था वह हलों के द्वारा किया जाता था। हल में है जो लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था। किसका किया जाता था? हल में लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था। और उस समय के जो लोग थे, गुप्त काल के जो लोग थे, वह कृषि कार्य के लिए अधिकतर वर्षा पर निर्भर रहते थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अपन को याद रखना है कि किसानों की वर्षा पर निर्भरता बहुत अधिक थी, ठीक है ना, वर्षा पर निर्भरता थी। लेकिन गुप्तकालीन शासकों के द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने के लिए, कृषि कार्य के लिए सिंचाई की व्यवस्था गुप्तकालीन शासकों के द्वारा की जाती थी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है, सबसे प्रामाणिक उदाहरण जिसके बारे में हम पहले भी कंसल्ट कर चुके हैं, कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है जिससे हमें इसका उदाहरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंद गुप्त का, गुप्त शासक स्कंद गुप्त का। और इससे हमें पता चलता है कि स्कंद गुप्त के द्वारा सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत के पास में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था। पढ़ चुके अपन पहले भी, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या उसका पुनरुद्धार कह सकते हैं, मरम्मत कार्य कह सकते हैं। ये किसके द्वारा करवाया गया था? गुप्त शासक स्कंद गुप्त के द्वारा करवाया गया था। और किसके द्वारा कराया गया था उस समय? सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा यह कार्य करवाया गया था। पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा यह कार्य करवाया गया था, ठीक है ना। तो ये उस समय की महान उपलब्धि है कि किसान वर्षा पर निर्भर रहते थे कृषि कार्य के लिए, लेकिन गुप्तकालीन शासकों के द्वारा किसानों के हित के लिए सारे कार्यों की व्यवस्था की जाती थी। जैसे प्रमुख रूप से हम सिंचाई के साधन की बात करें तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, जिस समय सुदर्शन झील बारिश के कारण जब उसका बांध टूट गया था, वह जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो ऐसे में उसका मरम्मत कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? गुप्त शासक स्कंद गुप्त के द्वारा करवाया गया था। अब हम देखते हैं उसकी जानकारी के स्रोत। कृषि से संबंधित जानकारी के स्रोत हमें किस किस में मिलते हैं? सबसे पहला तो हमें स्मृतियों के अंदर मिलता है, जिसमें प्रमुख रूप से नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति, प्रमुख रूप से कह सकते हैं इन दो स्मृतियों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख रूप से कौन कौन सी है? नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। इन दो स्मृतियों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा दो ग्रंथ कौन से हैं? बृहत संहिता और अमरकोश। बृहत संहिता और अमरकोश, ये तीनों स्रोत है जिससे हमें गुप्तकालीन
कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। अब प्रमुख रूप से पहला जो स्रोत है वह है व्रत संहिता। व्रत संहिता के लेखक कौन है, इसकी रचना किसने की है, वराहमिहिर। कौन थे, वराहमिहिर। पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम पहले, वराहमिहिर की व्रत संहिता, जिसमें हमें गुप्तकालीन कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। व्रत संहिता से हमें पता चलता है, क्या क्या पता चलता है, बीजों की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है ना, कृषि कार्य में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने व उपजाऊ शक्ति, भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है, उर्वरा शक्ति है, उस शक्ति को बढ़ाने के तरीकों का उल्लेख किसमें मिलता है हमें, बढ़ाने के तरीके या उपाय, इसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है, व्रत संहिता में मिलता है। कि किस प्रकार अधिक मात्रा में कम बीजों के द्वारा अधिक पैदावार की जा सकती है, फसल का उत्पादन किया जा सकता है, इसकी जानकारी में किससे मिलती है, व्रत संहिता से मिलती है, जिसके लेखक कौन है, वराहमिहिर। रचनाकार तो आपको बहुत टिप पर याद करने, कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, वराहमिहिर की व्रत संहिता से पता चलता है कि गुप्त काल में बीजों की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, भूमि की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इन सबके तौर तरीके, इनके जो उपाय थे, तरीके थे, वह किसके अंतर्गत बताए गए हैं, हमारे वराहमिहिर की व्रत संहिता के अंतर्गत बताया गया है। और इसके अंदर हमें 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार कौन कौन सी है, अलग अलग ऋतुओं के अनुसार उसमें वर्णन किया गया है। कि पहली जो फसल होती है वह श्रावण महीने में, श्रावण मास में उगाई जाती थी, ठीक है। दूसरी होती थी वह बसंत ऋतु में उगाई जाती थी, और तीसरी जो होती थी वह चैत्र या वैशाख ऋतु में उगाई जाती थी। तो 3 प्रकार की, सॉरी, तीन प्रकार की फसल का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना है आपको, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी अलग से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि गुप्त काल में व्रत संहिता के अनुसार कितने प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है। तो 3 फसलें हैं, पहली श्रावण महीने में, सावन का महीना जैसे वर्तमान में जो चल रहा है उस हिसाब से हम कह सकते हैं, हिंदी महीने जो है ये, दूसरा है बसंत ऋतु में, वसंत माह में, और तीसरी जो है वह चैत्र या वैशाख ऋतु में फसलों का उत्पादन किया जाता था। दूसरा जो स्रोत है वह कौन सा है, अमरकोश। इसकी रचना भी मैं बता चुकी हूँ पहले, किसके द्वारा की गई इसकी रचना, अमर सिंह के द्वारा। अमरकोश की रचना किसने की है, अमर सिंह के द्वारा की गई है। अमर सिंह के अमरकोश से हमें ये पता चलता है कि उस समय में किन किन उपज का उत्पादन किया जाता था, किन किन का फसल को उत्पादित किया जाता था, जिसमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें उसमें उत्पादित होती थी। तिल, दालें, अलसी, अदरक, मटर, सरसों आदि चीजें जो थी, इनका उत्पादन कौन से काल में होता था, गुप्त काल के अंतर्गत किया जाता था, जिसकी जानकारी में मिलती है अमर सिंह के अमरकोश के द्वारा मिलती है। और इसी स्रोत के द्वारा हमें पता चलता है कि उस समय में 12 प्रकार की भूमि थी। कितने प्रकार की, 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख करता है कौन, अमर सिंह, ठीक है ना। लेकिन आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से, संपन्नता की दृष्टि से हमें भूमि के कितने प्रकार का उल्लेख मिलता है, गुप्त काल में 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि गुप्तकालीन भूमि के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है हमें। पहला है क्षेत्र भूमि, दूसरा वास्तु भूमि, तीसरा चारागाह भूमि, चौथा खिल भूमि, या कई बार इसको सिल भूमि भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है ना, दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और 5वीं है अपृहत भूमि। 5 प्रकार की भूमि। अब ये भूमि कौन कौन सी होती थी देखिए। सबसे पहली जो थी क्षेत्र भूमि, क्षेत्र यानी खेत से संबंधित, यानी कृषि कार्य करने योग्य जो भूमि होती थी, ठीक है, कृषि कार्य करने योग्य जो भूमि होती थी
उसे कौन सी भूमि कहते थे? क्षेत्र भूमि कहते थे। ठीक है। दूसरी भूमि का प्रकार है वास्तु भूमि। वास्तु का मतलब क्या है? वास करना या निवास करना। ठीक है ना। तो निवास करने या वास करने योग्य यानी जहां पर लोग रहते थे, ठीक है ना, निवास करने योग्य भूमि, जो रहने की जगह होती थी जहां पर लोग आवास वगैरह बनाकर रहते थे, उस भूमि को क्या कहते थे? वास्तु भूमि कहते थे। तीसरा है चारागाह भूमि। नाम से पता चल रहा है पशुओं को चराने योग्य जो भूमि होती थी, पशुओं को चराने योग्य भूमि। ओके, जहाँ पर पशुओं को चराया जाता था। तीसरी जो है, चौथी जो है वह खिल या सिल भूमि जिसको कहते हैं, ऐसी भूमि जो जोती न जा सके, जो जोती नहीं जा सकती थी, जिसको जोता नहीं जा सकता था, या जिसको हम कह सकते हैं बंजर भूमि भी कह सकते हैं, जिस पर किसी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती थी, वो भूमि कौन सी कहलाती थी? खिल भूमि या सिल भूमि जिसको कहते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अपृहत भूमि। दोनों में देखो कंफ्यूज नहीं होना है। खिल भूमि तो कौन सी होती थी? जो जोती नहीं जा सकती थी, यानी जो एक तरह से बंजर भूमि। लेकिन अपृहत भूमि में क्या है? ऐसी भूमि जो जोतने तो योग्य होती थी, उपजाऊ तो होती थी, लेकिन जिसको अभी तक जोता नहीं गया है। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? ये भूमि तो ऐसी होती थी जिस पर कोई कृषि कार्य कर ही नहीं सकते थे, उपजाऊ बिल्कुल नहीं होती थी, बंजर होती थी। जबकि अपृहत भूमि ऐसी उपजाऊ भूमि जिसको अभी तक जोता नहीं गया, यानी जिस पर कोई कृषि कार्य नहीं किया गया, किया जा सकता था लेकिन उसको जोता नहीं गया है, ऐसी भूमि कौन सी होती थी? अपृहत भूमि। यानी ऐसी भूमि जिसे जोता नहीं गया। ठीक है ना, दोनों में अंतर समझ में आ जाना चाहिए। भाई इसको तो जोता ही नहीं गया, उपजाऊ तो है, कृषि तो उत्पादित की जा सकती है वहां पर, लेकिन खिल भूमि में क्या होता है? जो उपजाऊ होती नहीं थी, जहां पर कोई खेतीबाड़ी कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान रखना है। दूसरा जो आर्थिक जीविका चलाने का साधन था, आर्थिक जीविका का दूसरा जो साधन था वह क्या है? पशुपालन। यानी कृषि के साथ साथ में लोगों का आय का दूसरा जो साधन था वह क्या था? पशुओं को पालना, उससे मिलने वाली चीजों को बेचना, यानी अपनी आजीविका का प्रमुख साधन दूसरा क्या था? पशुपालन था। कामनदक की जो नीतिसार पुस्तक है, उसका जो ग्रंथ है, किसकी? कामनदक की नीतिसार। ठीक है ना, इसका जो ग्रंथ है, इससे हमें पता चलता है कि पशुपालन का, गौपालन का, यानी पालने का जो कार्य होता था वह वैश्य वर्ण के द्वारा किया जाता था। कौन से वर्ण के द्वारा? वैश्य वर्ण का प्रमुख कार्य था। ठीक है ना, ये वर्ण है, इनके द्वारा पशुपालन या गौपालन का कार्य किया जाता था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, वैश्यों के द्वारा पशुपालन का कार्य किया जाता था। अब इसमें हमें पता चलता है कि किन किन पशुओं को पाला जाता था। प्रमुख रूप से तो गाय को ही पाला जाता था। गाय के अतिरिक्त काफी सारे पशु थे, जैसे घोड़ा, बकरी, ऊंट, गधा, बिल्ली, कुत्ता, इन सबको पाला जाता था। इनके अलावा जो बैल थे, बैल का प्रमुख कार्य क्या था? हल जोतने व सामान ढोने में इनका प्रयोग किया जाता था। सामान ढोने में बैलों का प्रयोग किया जाता था। ओके, तो पशुपालन में आपको प्रमुख पशु कौन कौन से थे उसका ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक जीवन का तीसरा जो पक्ष था वह था उद्योग और शिल्प। गुप्त काल में हम ये कह सकते हैं उन्नति का जो चरम स्तर था वह पहुंच गया था। इतनी सारी टेक्नोलॉजी, उतनी सारी तकनीकें, प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा विकास हो गया था। जो प्रारंभिक, इससे पूर्व के कालों में जो स्तर था उससे काफ़ी ऊंचा स्तर इसने प्राप्त कर लिया था। इसलिए ही गुप्त काल को गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है।
उद्योग और शिल्प में सबसे पहला उद्योग हम देखते हैं धातु विज्ञान। धातु विज्ञान का श्रेष्ठ उदाहरण वापस रिपीट हो रहा है, कई बार बता चुकी हूं मैं। धातु विज्ञान का एक ही श्रेष्ठ उदाहरण है गुप्त काल का, कौन सा है? दिल्ली के महरौली का लौह स्तंभ। दिल्ली के महरौली का लौह स्तंभ, जो इतनी शताब्दियों से अभी भी अक्षत खड़ा है, यानी उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, ठीक है ना। लौह स्तंभ इसका प्रमुख उदाहरण है जिसमें बिना जंग लगा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण है गुप्त काल का। ओके, दूसरा उदाहरण भी अपन पहले पढ़ चुके हैं ताम्र शिल्प में। तांबा जो धातु था उसमें श्रेष्ठ उदाहरण है अपने सुल्तानगंज, भागलपुर बिहार की, ठीक है ना। सुल्तानगंज कहाँ है? भागलपुर बिहार की, जो बुद्ध की 1 टन की मूर्ति है। बुद्ध की ताम्र मूर्ति है, ये भी उसका श्रेष्ठ उदाहरण है कि इतनी भारी मूर्ति उस काल में बनाई गई थी, जिससे पता चलता है कि उस समय में तांबे की या लोहे का धातु जो थी वो बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। उसकी जो ढलाई गलाई वगैरह जो की जाती थी बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्के। सिक्कों का अगर वास्तविक अच्छी उसकी ढलाई या उसकी लिखावट, उसकी बनावट, इस आधार पर देखा जाए तो परिपक्व अवस्था में देखा जाए, विकसित अवस्था में देखा जाए तो गुप्त काल ही ऐसा काल था जिसमें सिक्कों का उच्च स्तर में देखने को मिलता है। और देखा जाए तो सिक्कों का प्रारंभ भी गुप्त शासकों के द्वारा ही किया गया था। सबसे पहले चंद्रगुप्त के द्वारा सिक्कों का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा सिक्कों का प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में जैसे मैंने पढ़ा था पिछली बार विजय में पढ़ा था कि शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था। सोने के सिक्कों का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने तो सोने के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, देखो चंद्रगुप्त प्रथम ने तो किसके सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। इसके बाद में हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद में चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था। इसके बाद हमने देखा था कुमारगुप्त, पढ़ा था ये भी। कुमारगुप्त के काल में सर्वाधिक सिक्के, मोहरे और मुद्राएं हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। लगभग 623 सोने के सिक्के जो मुद्राएं हैं वो हमें मिले हैं किसके? कुमारगुप्त के। कहाँ से मिले हैं? बयाना से। कहाँ से मिले हैं? बयाना, राजस्थान से। राजस्थान के भरतपुर में है बयाना, तो बयाना राजस्थान से हमें सर्वाधिक सिक्के जो है कहाँ से मिले हैं? कुमारगुप्त से मिले। और अगर देखा जाए तो सोना, चांदी, तांबे, इन सब के सिक्के इतनी अधिक मात्रा में मिलना उस समय की आर्थिक स्थिति की उन्नति को दर्शाता है कि भी आर्थिक दृष्टि से इतना संपन्न था राष्ट्रीय, जिस कारण से सोने चांदी के सिक्कों का माध्यम बनाया जाता था, मुद्राओं के रूप में उनका प्रयोग किया जाता था। ये उस समय की आर्थिक स्थिति की उन्नत अवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वस्त्र निर्माण। वस्त्र निर्माण में देखते हैं कि अमर सिंह का जो अमरकोश ग्रंथ है उससे हमें पता चलता है कि कताई, बुनाई, किन धागों का प्रयोग किया जाता था, कैसे किया जाता था, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, उन सब का उल्लेख जो है वह हमें अमर सिंह के अमरकोश में देखने को मिलता है। उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि प्रमुख रूप से जो संपन्न परिवार के या धनी परिवार के लोग जो होते थे, संपन्न परिवार के, संपन्न घर वालों के जो लोग होते थे वह बारीक कपड़ा, ठीक है ना, बारीक कपड़ा पहनते थे, बारीक बुनाई वाला कपड़ा पहनते थे जो कि महंगा आता था, ठीक है ना। यानी अगर हम कह सकते हैं कि अगर वस्त्र निर्माण या वस्त्र का पहनावा अगर हम देखते हैं तो एक वर्ग के आधार पर उसका विभाजन था। संपन्न परिवार के जो लोग थे वो बारीक कपड़े पहनते थे। प्रमुख रूप से कौन कौन से कपड़ों का प्रचलन था? मलमल का कपड़ा बहुत ज़्यादा पहना जाता था, रेशम, लिनन, ऊनी और सूती, इन कपड़ों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। ऐसे में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चीन का जो रेशम था, ठीक है ना, चीन का जो रेशम था वो भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसकी भारत में बहुत ज़्यादा मांग थी, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं आभूषण निर्माण। आभूषण निर्माण में क्या देखते हैं कि ज़्यादातर
आभूषण जो थे वो सोने और चांदी के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जाते थे। लेकिन जो वराहमिहिर की वृहत संहिता है उसमें हमें 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख मिलता है। 22 प्रकार के रत्न किसमें मिलते हैं हमें? वृहत संहिता में। वृहत संहिता में हमें इसका उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि इन रत्नों का भी आभूषण में प्रयोग किया जाता था। अलग अलग प्रकार के रत्न जड़कर, सोने और चांदी में रत्नों को जड़ाकर आभूषणों का निर्माण किया जाता था। यानी वर्तमान में जिस प्रकार के आभूषण हम पहनने में काम में लेते हैं, उन सब का प्रयोग, उन सब का जो विकास का स्तर था वह गुप्त काल में ही हो चुका था। तो ये उस समय की एक महान उपलब्धि है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रेणी संगठन। श्रेणी संगठन में क्या देखते हैं हम? श्रेणी या निगम, दोनों एक ही चीज़ है। श्रेणी बोलो, निगम बोलो या गण बोलो, कौन होते थे कि व्यापार वाणिज्य के लिए जो व्यापारियों का जो संघ होता था, समूह होता था, वह क्या कहलाता था? श्रेणी, निगम या गण कहलाता था। व्यापारियों का संघ या समूह, व्यापारियों का संघ या समूह क्या कहलाता था? श्रेणी, निगम या गण कहलाता था। अब इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि उस समय के जो व्यापारी थे वो बहुत ही उन्नत अवस्था में थे, उनके पास काफ़ी संपन्नता थी धन दौलत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उस समय के जो व्यापारी थे वह एक बैंकों की तरह कार्य करता था। ये उस समय के व्यापारी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उस समय का व्यापारी समूह जो था वह बैंकों के रूप में कार्य करता था, बैंकों की तरह कार्य करते थे ये लोग। इनका जो संघ था ये बैंकों की तरह कार्य करते थे। मतलब कहने का क्या हुआ कि जिस प्रकार वर्तमान में लोगों को ऋण की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति कहाँ जाता है? बैंक में जाता है पैसे उधार लेने के लिए, लोन लेने के लिए। तो उस समय में उधार देने का कार्य, लोगों की ऋण की आवश्यकता को पूरा करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? व्यापारियों के समूह के द्वारा किया जाता था। यानी एक प्रकार की बैंक की तरह वह कार्य करते थे। वह लोगों को ऋण ब्याज की दर पर देते थे, कुछ चीज़ें गिरवी रखते थे अपने पास में अपनी सुरक्षा के लिए, पैसा वापस आने के बाद में उस चीज़ को वापस लौटा दिया जाता था। तो ये कार्य उस समय के व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। मतलब व्यापारी का कार्य केवल व्यापार करना ही नहीं था, बैंकों की तरह कार्य करना भी था। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि व्यापारियों की स्थिति आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से बहुत अधिक आर्थिक संपन्नता होने के कारण उस समय के जो व्यापारी थे वो व्यापार वाणिज्य के अलावा काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण करते थे, सरायों का निर्माण करते थे, धर्मशालाओं का निर्माण करते थे, सड़कों के दोनों तरफ पेड़ों को लगाने का कार्य करते थे। और उनके द्वारा ऐसे कार्य जन कल्याण की भावना को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इनका कार्य किया जाता था। ऐसा एक उदाहरण में मिलता है, इतिहास में गुप्त काल में देखने को मिलता है कि एक रेशम बुनकर जो जुलाहा था उसके द्वारा उड़ीसा में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये उस समय का एक प्रमुख उदाहरण देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सेठ साहूकार जो थे वह ऋण देते थे, व्यापार भी करते थे, बैंक की तरह कार्य संचालन करते थे और जनता के कल्याण के कार्य भी उनके द्वारा किए जाते थे। तो ये उस समय के व्यापारियों की एक प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्येष्ठक। ज्येष्ठक कौन कहलाता था? व्यापारियों के संघ का जो प्रधान होता था, प्रमुख होता था, ठीक है ना, व्यापारी संघ का प्रमुख। व्यापारी संघ का जो प्रमुख व्यक्ति होता था वह क्या कहलाता था? ज्येष्ठक कहलाता था, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सार्थवा। सार्थवा कौन होता था? व्यापारियों का जो कारवा, जो समूह होता था, उस समूह का जो नेता होता था वह क्या, ये व्यापारी संघ का, पूरे संघ का प्रमुख है। और यहाँ पर व्यापारियों के जो कारवा चलता था, एक समूह होता था, उसका नेतृत्व करता। यहाँ व्यापारी संघ कह सकते हैं या हम श्रेणी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। श्रेणी का प्रमुख जो होता था वह ज्येष्ठक कहलाता था। यहाँ पर व्यापारियों के समूह का नेतृत्व करने वाला कौन कहलाता था? सार्थवा कहलाता था।
यानी हम कह सकते हैं उस समय व्यापारियों का समाज में बहुत ही सम्मानजनक स्थान था। उनके द्वारा जो कार्य किए जाते थे उसके कारण समाज में उनको बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त था। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यापार और उद्योग। व्यापार और उद्योग की दृष्टि से भी गुप्त काल बहुत ही उन्नत अवस्था में था, जिसमें सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार के लिए यानी एक देश की सीमा के अंदर होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार। ये जो व्यापार होता था ये नदियों और सड़कों दोनों के द्वारा होता था। नदियों व सड़कों दोनों के द्वारा ये व्यापार होता था। दोनों के द्वारा ये व्यापार होता था और इनके माध्यम से ही, इन मार्गों के माध्यम से ही दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती थी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। कौन कौन सी चीजें? दैनिक उपयोग की, यानी जो मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करती है, रूटीन की जो आवश्यकताओं को पूरा करती है, ठीक है ना। तो दैनिक उपभोग की वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। दैनिक उपभोग की वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। दूसरा हम ये देखते हैं कि यहां से नगरों और गांवों तक, नगर व गांवों तक सारी वस्तुओं को पहुंचाया जाता था। नगर व गांवों तक वस्तुओं को बेचा जाता था, ठीक है। वस्तुओं का व्यापार किया जाता था या वस्तुओं को बेचा जाता था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं का तो यहाँ पर आदान प्रदान होता रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको बेचा जाता था। लेकिन जो भोग विलास की, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए यानी ऐशो आराम की जो वस्तुएं थी उनको बाहर के देशों से आयात किया जाता था, यानी बाहर के देशों से उसको मंगाया जाता था। यानी स्थानीय स्तर पर आंतरिक व्यापार में केवल मनुष्य की जो दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती है उन्हीं वस्तुओं का व्यापार होता था। जो भोग विलास वाली चीजें होती थी, ऐशोआराम की जो वस्तुएं थी उनको बाहर के देशों से मंगवाया जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि विलासितापूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता था, ठीक है ना। विलासितापूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता था। आयात समझते हो ना? आयात और निर्यात दो ही पक्ष होते हैं व्यापार के। आयात का मतलब होता है जो चीजें हमारे देश में उत्पादित नहीं होती हैं उन वस्तुओं को बाहर के देशों से अपने देश में मंगवाना, ये तो हुआ आयात। और निर्यात का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हैं उनको बाहर के देशों में बेचने के लिए भेजना, ठीक है ना। वस्तु को मंगाना, वस्तु का हमारे देश में आना आयात, हमारे देश से वस्तु का बाहर के देशों में जाना वो हो गया निर्यात। ये व्यापार के दो पक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यापारिक नगर कि गुप्त काल में व्यापार के प्रमुख नगर कौन कौन से थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि प्रमुख व्यापारिक नगर कौन सा था? उज्जैन। याद रखना है, गुप्त काल में आंतरिक व्यापार के लिए प्रमुख व्यापारिक नगर कौन सा था? उज्जैन जो था वह प्रमुख व्यापारिक नगर था, व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन प्रमुख व्यापारिक नगर था, ठीक है ना। प्रमुख व्यापारिक नगर में किसका नाम आएगा? उज्जैन का। इसके अलावा और कौन कौन से नगर थे? इसके अलावा था, उज्जैन के अलावा कौन सा था? कौशाम्बी था, पाटलिपुत्र था, ताम्रलिप्ति था, इसके अलावा बड़ोच था जिसको भृगुकच्छ भी कहते हैं, इसके अलावा विदिशा था। ये सारे जो नगर थे ये गुप्त काल के प्रमुख व्यापारिक नगरों में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का जैसा भी मैंने बताया कि ज़्यादातर विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए जो वस्तुएं होती थी उसको भारत के बाहर के देशों से मंगवाया जाता था। समुद्री मार्गों के द्वारा बंदरगाहों के माध्यम से विदेशी व्यापार किया जाता था। अब प्रमुख रूप से व्यापार किन किन देशों के साथ में होता था? हमारा चीन के साथ में, इथोपिया के साथ में,
फारस के साथ में, श्रीलंका के साथ में, रोमन साम्राज्य के साथ में, ठीक है ना, इन सारे देशों के साथ में भारत का विदेशी व्यापार होता था। अब विदेशी व्यापार में कौन कौन सी चीज़ें आयात की जाती थी, कौन सी निर्यात की जाती थी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं आयात में हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें बाहर से मंगाई जाती थी। चीन से तो मंगाया जाता था रेशम। चीन से क्या मंगाया जाता था? रेशम मंगाया जाता था। फिर हम दूसरा देखते हैं इथोपिया। चीन से तो मंगाया जाता था, रेशम मंगाया जाता था, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आता था, ठीक है ना। इथोपिया से और रोमन साम्राज्य से, देखो रोमन देश जो है अरब है, रोमन है, अरब है और बैक्ट्रिया है। इन देशों से क्या मंगाए जाते थे? घोड़े मंगाए जाते थे, ठीक है। और दूसरी चीज देखते हैं हम निर्यात की। कौन सी चीजें भारत से बाहर निर्यात की जाती थी? तो है मसाले। मसालों के साथ साथ में सूती वस्त्र जो है वो यहाँ से निर्यात किया जाता था। इसके अलावा नील का उत्पादन भारत में बहुत होता था, तो नील का निर्यात किया जाता था। इसके अलावा मोतियों का, मोती यहाँ के जो हीरे जवाहरात मोती थे उनका निर्यात किया जाता था। तो आयात और ये दोनों याद रखना। आयात में क्या है? चीन से तो हो गया रेशम, इथोपिया से हो गए हाथी दांत। इथोपिया से क्या मंगाया जाता था? हाथी दांत मंगाए जाते थे। रोमन, अरब, बैक्ट्रिया देशों से घोड़े का आयात किया जाता था। निर्यात में यहाँ के मसाले, सूती वस्त्र, नील और मोती, ये सारी चीज़ें यहाँ से भारत के बाहर के देशों में बेची जाती थी। अब इनका जो माध्यम था वह क्या था? बंदरगाहों के माध्यम से। बंदरगाह में आपको ध्यान रखना है, सबसे प्रसिद्ध जो बंदरगाह था वह कौन सा था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। पूरे भारत का जो सबसे विकसित बंदरगाह था, ठीक है ना। पूरे भारत का सबसे विकसित बंदरगाह कौन सा था? ताम्रलिप्ति था, ठीक है ना। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बंदरगाह थे जिसे भारत के बाहर के देशों में निर्यात किया जाता था। जैसे प्रमुख रूप से हम भड़ोच, जिसको भृगुकच्छ कहते हैं, ठीक है ना। भड़ोच बोलो, भृगुकच्छ बोलो, एक ही सेम ही है, ठीक है। इसके अलावा सोपार, इसके अलावा कल्याण, ये सारे बंदरगाह जो थे उस समय के विदेशी व्यापार के प्रमुख स्थल थे, जहां से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे देशों में बेचा जाता था या बाहर के देशों से मंगाया भी जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्व के स्रोत। राजस्व के स्रोत यानी राज्य की इनकम किससे हो रही है, तभी तो पूरी शासन व्यवस्था चलेगी। तो राजस्व का स्रोत, प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर। क्या था? भूमि कर जो था वह राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। कौन से काल में? गुप्त काल में, ओके। अब हमें गुप्त काल में 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, 4 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला दिया हुआ है कर जो कौन सा है? भाग कर। भाग कर क्या था? जो भूमि की उपज का कुल उत्पादन होता था, भूमि की उपज के कुल उत्पादन का 1/6 भाग राजा को दिया जाता था, ठीक है ना, कर के रूप में। कर के रूप में दिया जाता था, ठीक है ना। ये अलग से पूछा जा सकता है आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में कि गुप्त काल में भूमि कर कितने प्रकार का था। गुप्त काल में भूमि कर जो है या राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन से थे? सॉरी, तो 3 थे। पहला हो जाएगा भाग। तो एक व्यक्ति के पास जितनी जमीन है उसका जो कुल उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन का 1/6 भाग जो है वह राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। वह कर कौन सा कहलाता था? भाग कहलाता था। दूसरा कर दिया हुआ भोग। भोग में क्या होता है? दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं, दैनिक उपभोग की, फल, फूल, सब्जियां,
ये सब जो है वह राजा को दिए जाते थे। सब्जियां राजा को दी जाती थी। ये कर कैसा होता था? भोग कर कहलाता था। ये कर क्या कहलाता था? भोग कर। ऊपरी कर और उद्रंग कर जो है वह एक प्रकार का भूमि कर था। दोनों ही एक प्रकार के भूमि कर थे, ठीक है ना। ये भूमि के आधार पर लिया जाता था। यानी गुप्त काल में हम देखते हैं राजस्व के आय के 3 प्रकार करों का उल्लेख किया गया है, भाग, भोग और तीसरा जो कौन सा है? ऊपरी कर और उद्रंग। ये करों के प्रकार आपको याद रखना है, अलग से आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं फायान का भारत वर्णन। देखो, भारत में अपन ने 3 चीनी यात्री पढ़े थे, जिसमें 2 आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। 2 चीनी यात्री कौन से बताया? मैं वापस यहाँ रिपीट कर रही हूँ। पहला तो अपने पढ़ा था फायान, दूसरा चीनी यात्री अपने पढ़ा था वेंगसांग। दोनों अच्छे से याद होने चाहिए। ह से आप ध्यान रखोगे, हैंसांग आएगा हर्षवर्धन के काल में, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ओके, फायान किसके काल में आया था? गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है फायान हैंसांग के कौन सा किसके काल में आया था। तो फायान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और वेंगसांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। फायान का जो भारत जिस समय आया था, लगभग टाइम पीरियड था इसका 399 से 414, ठीक है ना। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय से काल में आया था, और कुमारगुप्त का जो प्रारंभिक काल था, प्रारंभिक समय जो था, उस समय तक ये भारत में रहा था। और इस समय इसका भारत आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि ये भारत में आकर प्रमुख जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनको पढ़ना चाहता था, उनका गहन अध्ययन करना चाहता था, और यहाँ पर जो कि भारत के बौद्ध प्रमुख स्थल हैं उन स्थलों की वह यात्रा करना चाहता था। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार या उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से फायान भारत आया था। ओके, और जब ये भारत आया था तो इसने यहाँ की तत्कालीन समय की जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में इसने अपनी पुस्तक में, अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। अब उसने क्या लिखा है वो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसने भारत की स्थिति के बारे में क्या लिखा है कि गुप्त काल की भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज कैसा था। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इसने लिखा कि समाज जो था वह शाकाहार था। शाकाहार था मतलब लोगों के द्वारा मांस का सेवन नहीं किया जाता था, ठीक है। शाकाहार मतलब केवल साग सब्जियों का प्रयोग किया जाता था। दूसरा इसने लिखा कि प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं होता था, ठीक है ना। प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता था, ठीक है ना। प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये तामसिक गुणों में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। और ये फैक्ट है, तामसिक गुणों में इनके द्वारा वृद्धि होती है। क्रोध है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आना, गुस्सा करना, अग्रेसिव होना, ये सारी चीज़ें किस में आती है? इन चीज़ों के प्रयोग से ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। हमारे जो प्राचीन समय के जो पुराण वगैरह है, ग्रंथ वगैरह, उनमें इसका उल्लेख मिलता है। तो गुप्त काल में प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता था, और जो लोग मान लो प्याज लहसुन का सेवन कर रहे हैं तो उनको समाज की जो बस्ती होती थी उसके बाहर उनको निवास करना होता था। ऐसा फायान ने अपने लेख में, अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। उस समय समाज में क्या थी? अस्पृश्यता विद्यमान थी। क्या थी? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत भेदभाव विद्यमान था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जनता जो थी, प्रजा जो थी, वह सामान्य व सुखी थी। सामान्य, सरल और सुखी जीवन व्यतीत करती थी, ठीक है ना। ये तो हो गई उस समय की सामाजिक स्थिति का उल्लेख जो फायान ने किया है। दूसरा हम देखते हैं उसके अनुसार धार्मिक स्थिति क्या थी, धर्म का क्या प्रभाव था। तो फायान ने ये लिखा है कि धार्मिक दृष्टि में बौद्ध धर्म जो था वह उन्नति पर था, लेकिन बौद्ध धर्म की उन्नति जो है वह केवल सीमांत क्षेत्रों में, जहाँ बॉर्डर वाला क्षेत्र था वहाँ पर बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहा था। लेकिन मध्य भारत में जहाँ से इसका उद्भव शुरू हुआ था वहाँ पर बौद्ध धर्म धीरे धीरे समाप्त होने लग गया था। इसके अलावा समाज में ब्राह्मण धर्म का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला था, ठीक है ना। यानी 2 प्रकार के धर्म उसमें अपनाए गए थे, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। लोग जो थे वह दान पुण्य में बहुत विश्वास करते थे, दान पुण्य करने में,
पाप कर्म से निवृत्त होने के लिए क्या कार्य करने चाहिए, तो पाप कर्म से निवृत्त होने के कार्य भी उनके द्वारा किए जाते थे। पाप कर्म से निवृत्त होने के कार्य उनके द्वारा किए जाते थे। इसके अलावा उस समय के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोगों का मानना था कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा और वैसे ही आपके पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। तो पुनर्जन्म में लोगों का विश्वास था, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा और बुरे कर्म में आपको बुरा कर्म भोगना पड़ेगा। ये उस समय के लोगों का प्रमुख विश्वास था। नेक्स्ट हम देखते हैं उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। फाहियान ये बताता है कि राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन इतना व्यवस्थित था कि सारी जनता जो थी वो सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। जनता जो थी, प्रजा जो थी, वह प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करती थी। दूसरा फाहियान ये बताता है कि उस समय की दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी। दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी। अपराध बहुत कम होते थे। अपराध बहुत कम होते थे। फाहियान स्वयं कहता है कि जिस समय वह यात्रा करते हुए जिन जिन रास्तों से भारत आया था, कहीं पर भी चोर, डाकू, लुटेरा को उसको भय था ही नहीं, बिल्कुल ही। ठीक है ना। तो मार्ग जो थे सारे सुरक्षित थे। मार्ग जो थे सारे सुरक्षित थे। चोरों का, लुटेरों का, डाकुओं का भय नहीं था। चोर व डाकुओं का भय नहीं था। इसके अलावा सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग जिस समय घरों से बाहर जाते थे किसी काम के लिए तो घरों में ताले भी नहीं लगाते थे। इतनी संपन्नता की दृष्टि थी कि लोगों को डर ही नहीं था कि कोई चोर लूटे, क्योंकि चोर तो होते ही नहीं थे। कारण क्या है, देखो चोरी के पीछे कारण क्या होता है, जब व्यक्ति की कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती है, उसको जरूरत होती है तो उस चीज को दूसरे लोगों से चुराता वो। लेकिन उस समय लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी संपन्न थी कि लोगों को किसी दूसरी चीजों की आवश्यकता होती नहीं थी। जिनकी आवश्यकता थी वो इतनी उनकी संपन्नता थी कि वो उसको चीज को खरीद सकते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या था, घरों में तालों का अभाव था। घरों में तालों का अभाव था। लोग बेफिक्र होकर घर से बाहर जा सकते थे। ठीक है ना। और वर्तमान में क्या है, घर में रह रहे हो, सो रहे हो और आज चोर आए जो आपका माल चोरी करके लेके जा रहा है। ठीक है ना। वर्तमान में ये स्थिति बनी हुई है। उस समय क्या होता था, लोग घरों से बाहर भी बेफिक्र होकर निकलते थे किसी काम को करने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी। अब इतनी सारी चीजें देखकर हमें ये पता चल गया कि आर्थिक दृष्टि से तो बिल्कुल ही लोग क्या थे, संपन्न थे। किसी प्रकार का करों का बोझ लोगों पे नहीं था। करों का बोझ लोगों पे नहीं था। करों का बोझ नहीं था। व्यापार की दृष्टि उन्नत थी। व्यापार वाणिज्य जो था वह उन्नत अवस्था में था। व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। इसके अलावा हम देखते हैं कि उस समय का जो व्यापार होता था, विनिमय होता था, वो वस्तु विनिमय होता था। यानी व्यक्ति एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को खरीदता या बेचता था। यानी वस्तु विनिमय जो था वो व्यापार का माध्यम था। वस्तु विनिमय व्यापार का माध्यम था। और कहीं कहीं जगह में उल्लेख मिलता है कि कौड़ियों का भी प्रयोग किया जाता था। कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था जिसके माध्यम से व्यापार किया जाता था। ठीक है ना। कौड़ियों का माध्यम के रूप में प्रयोग, व्यापार के माध्यम के रूप में प्रयोग। ठीक है ना। वर्तमान में कोई महत्व नहीं कौड़ियों का। कहते ना कई बार कि इसको तो कौड़ियों के भाव भी कोई नहीं खरीदेगा, कौड़ियों के भाव भी कोई नहीं लेगा इसको। ठीक है ना। लेकिन उस समय कौड़ियां जो थी वो व्यापार का प्रमुख माध्यम थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि उस समय में कुछ सिक्कों का प्रयोग होता था। ठीक है ना। सोने के जो सिक्के होते थे, ठीक है ना, व्यापार में इसका प्रयोग नहीं होता था,
जो मोहरे वगैरह हम उल्लेख करते हैं तो सोने के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। तो यहाँ पर फाहियान के द्वारा जो सारा वर्णन हुआ इसकी हमें जानकारी मिलती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। गुप्तकाल पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे, नया टॉपिक लेंगे और उस पर विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।